तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E और द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र में E वेग से गतिमान है, इसका त्वरण कितना होगा। आपको पता है कि त्वरण जो होता है वो पहले बल निकाल लेंगे। बल का सूत्र होता है QE। Q का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह पर EE हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि Q की जगह पर EE हो जाएगा। बल का सूत्र जान लीजिए, F बराबर QE होता है, Q इंटू ई, जहाँ पर Q आवेश है, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो Q को हम लोग जो है E लिख देंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। और इसके बाद यहाँ पर बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, तो त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान, न्यूटन का दूसरा नियम लगा देंगे यहाँ पर, और न्यूटन का दूसरा नियम लगाएंगे तो A बराबर F अपान M हो जाएगा। A इक्वल टू F अपान M, और F का मान आपको पता है क्या रखना है, F का मान आपको रखना है EE और बटा द्रव्यमान हो जाएगा M। यही हमारा ऑप्शन था। इसके बाद जो है आगे चलते हैं। तीन समान प्रतिरोधक एक श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है, तो ऐसी स्थिति में यदि R1 बराबर nR2 तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। आपको पता है कि सभी प्रतिरोध समान हैं, इनको श्रेणी में भी जोड़ा गया है और समांतर में भी जोड़ा गया है। अगर श्रेणी में जोड़ा जाता है तुल्य प्रतिरोध R1 होता है। इसको ध्यान रखना है कि अगर इसको हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध R1 होता है। तो श्रेणी में अगर तीनों को जोड़ेंगे तो R प्लस R प्लस R इज इक्वल टू 3R हो जाएगा। इसी तरह समांतर में जोड़ेंगे तो 1/R 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 यानी 3/R। चूंकि 1/R का मान है, 1/R2 का मान है, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू R/3। यहाँ पर आ जाएगा R/3। अब हमको पता है कि R1 इक्वल टू nR2 है। पहले उन्होंने एक रिलेशन दिया है कि R1 का मान nR2 है। यहाँ पर हमको R1 और R2 के मान निकल चुके हैं। R1 का मान जो है हमारा 3R निकला है, R2 का मान हमारा R/3 निकला है। इसको इसी रिलेशन में रख देंगे। R1 की जगह पर 3R रख देंगे, R2 की जगह पर रख देंगे R3/3, R2/3, R/3, और R से R कट जाएगा। हमारे पास n बराबर आ जाएगा 9। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसको आप लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया है, नाभिकीय अपक्रिया। और नाभिकीय अपक्रिया में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन जो है उन्होंने फिल इन द ब्लैंक करने के लिए कहा था। हम लोग इसका हिसाब किताब देख लेते हैं। जो नीचे का जोड़ है कितना है दोनों साइड का, और ऊपर कितना है और कितने की कमी आ रही है। जो कमी होगी वही यहाँ पर आएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नीचे 1 है, ऊपर 1 है, इसको प्रोटॉन कहा जाता है। वैसे भी कणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनके जो सिंबल्स होते हैं क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन का होता है -1e0, प्रोटॉन का होता है 1h1, और न्यूट्रॉन का होता है 0n1, अल्फा कण का होता है 2he4, याद रखना चाहिए आपको। और इसी तरह से पॉजिट्रॉन का होता है +1e0 या +1β0। ये जो कण हैं इनके सिंबल हैं जो कि याद रखने चाहिए। हम यहाँ बात कर लेते हैं इस केमिकल रिएक्शन की। इस केमिकल रिएक्शन में दिया गया है कि 7n14। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप वीडियो को रोकिए और पूरा देखिए, उसके बाद जो है आप इसमें एक एक सवाल को लगाने की कोशिश कीजिए। और जब आप लगाएंगे, साथ में लगाएंगे, तो आपको सुविधा रहेगी और आप न्यूमेरिकल का आंसर भी निकाल पाएंगे। नीचे का पहले जोड़ देख लेते हैं दोनों साइड का। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में इधर को देखते हैं, यहाँ नीचे 7 है और यहाँ पर नीचे 0 है। 7 और 0 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा इस साइड में। इसी तरह यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 6 है। इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है कि नीचे एक 1 कम पड़ रहा है, इसको हमने किनारे लिख लिया। इसके बाद ऊपर देखेंगे परमाणु भार, तो यहाँ पे परमाणु भार 14 है, यहाँ पे परमाणु भार 1 है। 14 और 1 होता है 15, और यहाँ पे दिया है 14। इसका मतलब यहाँ भी एक कम है, एक जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम समझते हो कि नीचे एक कम है, ऊपर एक कम है, तो ऐसा कण जो होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार 1 होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन। तो यहाँ पर ये सही आंसर है, इसका आंसर आएगा प्रोटॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग से सवाल है। यहाँ पर एक विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण दिया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण दिया गया है E = 100 cos, और इस करके पूरा दिया गया है। आप लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंग के सवाल पिछले सेट में भी लगाए थे, बीबी में भी मैंने बताया था। विद्युत चुंबकीय तरंग का सवाल हर बार परीक्षा में आता है। तो यहाँ पर एक तरंग समीकरण दिया गया है और ये कहा गया है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। हमको यहाँ पर अपवर्तनांक निकालना है। अक्सर जो है हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने को पूछा जाता है, यहाँ पर अपवर्तनांक पूछ लिया है। अपवर्तनांक निकालने के लिए हम लोगों को तरंग की चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमको दिया गया है। यहाँ पर आपको याद रखिएगा, ये जो है ये ओमेगा है, इसको ध्यान रखिएगा।
ओमेगा टी होता है, आपको याद होगा। तो ये ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है कोणीय वेग। कोणीय वेग को अंग्रेजी में कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा जो है कोणीय वेग है। ये हमको यहाँ से मिल जाएगा 6 × 10⁸ हर्ट्ज। आप देख लीजिए, तुलना कर लीजिए। यहाँ पर एक समीकरण इसके नीचे हमें लिख दिया, E = E0 cos ओमेगा टी प्लस kx। यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, देखने पर लग रही होगी। यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो हमको यहाँ पर देखने पर लग रहा है ये ओमेगा जो है ये लगभग इसके बराबर, ये ओमेगा हो गया। और इसी तरह से हमको k का मान मिल जाएगा, यहाँ पर x कट जाएगा तो यहाँ पर k का मान हमारा निकल गया 4। तो हम लोगों ने लिख लिया ओमेगा बराबर इतना और k बराबर इतना, यहाँ से देख के लिख लिया। अब इसके बाद हमको तरंग की चाल निकालनी है। तरंग की चाल फार्मूला होता है v = ω/k। ओमेगा का मान आपको मिल गया है, k का मान आपको मिल गया है, दोनों को मान आप रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 × 10⁸ हर मीटर पर सेकेंड। ये वेग निकल आया आपका। इसके बाद आप अपवर्तनांक निकालेंगे। अपवर्तनांक जो है आराम से निकल आएगा आपका n = c/b। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये माध्यम के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है क्या कहता है, n जो है माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर निर्वात में प्रकाश की चाल सभी को पता रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और माध्यम में प्रकाश की चाल अभी मैंने निकाली है। यहाँ पर 1.5 × 10⁸ है, दोनों को यहाँ पर रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर जैसे यहाँ का दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 होता है। तो आंसर आ गया 2 × 10⁸, सॉरी 2 आ गया। ये माध्यम का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं दूसरे कक्षा। दूसरे कक्षा में बताया गया है कि 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन का कोण होगा। तो आप देख लीजिए, अपवर्तनांक का मान दिया है 2 और a का मान है 10 डिग्री। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, उसको ऐसे छोड़ देंगे। a = 10 डिग्री, डेल्टा का मान निकालना है। पतले प्रिज्म द्वारा विचलन का सूत्र होता है डेल्टा = n - 1 × a, जहां पर n अपवर्तनांक है और a प्रिज्म का कोण है। प्रिज्म का कोण यहाँ पर 10 डिग्री इन्होंने दे रखा है, तो a का मान यहाँ पर 10 डिग्री पुट कर देंगे, और n का मान यहाँ पर 2 दे रखा है तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। n - 1 का मतलब 2 - 1 × 10, और ये 1 × 10 = 10 डिग्री आपका आंसर आ गया। ये भी छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद तीसरे की पे चलते हैं। यंग का द्विस्लिट प्रयोग है। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर अक्सर क्वेश्चन आया करते हैं, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होगा। आपको ये पहले ध्यान देना चाहिए कि तीव्रता निकाल लें। तीव्रता का मतलब होता है 2 प्रकार की तीव्रता होती है, एक आई मैक्स, एक आई मिनिमम। आई मैक्स का मतलब अधिकतम तीव्रता। आपको पता है तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। पिछले भी वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन आया था जिसमें हमने बीबी सेट को सॉल्व किया था। यहाँ पर बीडब्ल्यू में भी उसी प्रकार का क्वेश्चन आया है। आई प्रोपोर्शनल टू ए करेंगे, लेकिन तीव्रता जो मैक्सिमम होती तो a1 + a2 रखेंगे और मिनिमम रहेगी तो a1 - a2 रखेंगे। यहाँ पर आई मैक्स और आई मिनिमम का अनुपात यहाँ पर 9:1 दिए गए। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा हुआ 9:1 है। और इसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं अगर, तो यहाँ पर हमारे पास a1 + a2 और a1 - a2 का रेशियो हमको प्राप्त हो जाता है। ये यहाँ पर एक रेशियो प्राप्त हो गया 3/1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे गुणा करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो 3 × a1 - a2 और a1 + a2 × 1 ऐसे करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा। 3 का भीतर गुणा कर देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, और यहाँ पर हमारे पास a1/a2 = 2/1 का रेशियो प्राप्त हो गया, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दिया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम L1/L2 निकाल लेते हैं। L1/L2 लेने के लिए हमको a1/a2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। a1/a2 जो है यहाँ पर 2/1 है, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, 4:1 इसका मान आ गया। अब हमको स्लिट की चौड़ाई का अनुपात निकालना है। तो स्लिट की चौड़ाई का अनुपात जो विड्थ होती है, विड्थ मतलब W यहाँ पर लगाया जाता है, जो हमारी विड्थ होती है उसका फार्मूला होता है L1/L2। L1/L2 यहाँ पर निकाल चुके हैं, 4/1 है। इसको यहाँ पर रख देना है L1/L2, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/1। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तीसरे का खा। इसमें बताया गया है कि एक तार है और इस तार का प्रतिरोध 2 ओम है। यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध दिया गया है। तार की त्रिज्या खींच करके आधी कर दी जाती है। नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तार को खींचा जाता है, उसकी त्रिज्या आधी हो जाती है, उसका नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम तार को खींचेंगे तो क्या समान रहेगा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी हालत में अगर तार को खींचा जाता है तो उसका आयतन जरूर समान रहेगा। तो आयतन समान रहेगा तो V1 = V2 कर लेंगे। आयतन का एक सूत्र और होता है A × L, माने क्षेत्रफल गुणित लंबाई। तो पहले वाली के लिए हो जाएगा A1L1, दूसरे के लिए हो जाएगा A2L2। चूंकि ये दोनों आयतन बराबर हैं इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे। और इसके बाद आपको पता है कि जो तार होता है उसका जो तार का जो स्वरूप होता है वो होता है बेलन, और बेलन का आयतन होता है πr²। बेलन का क्षेत्रफल होता है πr², तार की परिधि का, तार का जो घेरा होता है उसका क्षेत्र πr² और × L1 हो गया। और इसी तरह से πr
टू स्क्वायर इंटू L2 हो गया। यहाँ से हमको L2/L1 की वैल्यू मिल गई 4/1, जो कि कैलकुलेट करके देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर मिल गई। इसके बाद हम लोग तार के विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे। तार का विशिष्ट प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, उस सूत्र में बताया गया है कि R = ρ × L/A होता है, जहाँ पर R तार का प्रतिरोध है, ρ विशिष्ट प्रतिरोध है, L लंबाई है और ये क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जैसे मूली काटी जाती है उस प्रकार से क्षेत्रफल A है। ρL × πr², इस हिसाब से सूत्र बनना चाहिए A का मान πr² रखने पर। अब अगर हम इसको R का सूत्र है, अगर हम इसको दोनों तारों के लिए ले लें, R1 और R2 के लिए, तो हमारे ये सूत्र बन जाएंगे जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि पहले वाले के लिए रो तो समान रहेगा, घनत्व तो समान रहेगा। इसके बाद यहाँ पर L1 और πr1², यहाँ पर ये चेंज होगा, यहाँ पर 1 लगेगा, यहाँ पर 2 लगेगा। हमारे पास R1 R2 का मान आ गया। इनका दोनों का हम रेशियो ले लेंगे, यहाँ पर दिया गया है। रेशियो लेने पर इसमें आपका जो है रो कट जाएगा, यहाँ पर जो समान चीजें हैं इसमें रो है वो कट जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ गया L2 × R1² और L2/R2² × R1²/L1, L2/L1 × R1/R2 का होल स्क्वायर। ये दोनों मान हमको दिए गए हैं। L2/L1 का 4/1 है और R1/R2 का 4/1 है। दोनों को आप यहाँ पर रख देंगे। हमारे पास R2/R1 का 16/1 मान आ गया। तो R2 का मान जो है तिरछा गुणा लगाएंगे, यहाँ पर तिरछा गुणा लगाने पर हमारे पास आ जाएगा R2 = 16R1, और इसके बाद R1 का मान हमको प्राप्त है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। यानी तार को अगर हम लंबा कर दें, खींच दें, तो 32 ओम का प्रतिरोध बन जाएगा। तीसरे की पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण एक समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हमको सूत्र मालूम होना चाहिए। पहले हमको त्रिज्या का सूत्र मालूम होना चाहिए। जो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होती है आवेशित कण की होती है R = mb/qb, जहां पर m जो है द्रव्यमान होता है, b वेग होता है, q आवेश होता है और b चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसी प्रकार से अगर हम आवर्तकाल को कैलकुलेट करना चाहें तो आवर्तकाल का सूत्र होता है T = 2π/qb। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और अल्फा कणों के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। अगर प्रोटॉन की बात करें तो अभी भी एक सवाल लगाया हमने, उसमें प्रोटॉन को 1h1 लिखा गया, अल्फा कण को आपको पता है कि 2he4 होता है अल्फा कण। तो अगर द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान 4 होता है। जहां पर m आएगा वहां पर प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 रखेंगे, अल्फा कण का द्रव्यमान 4 रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इस सवाल को, प्रोटॉन और अल्फा कणों के लिए अगर हम प्रोटॉन का आवर्तकाल की बात करें, टीपी यानी टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, तो इज हो जाएगा mPV/qPV। mPV का मतलब है, और इसी प्रकार से अल्फा कण के लिए हो जाएगा mα/Q∝B। यहाँ पर कुछ क्वांटिटी सेम है जो कि कटेंगी। तो अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो हमारा जो है क्या कट जाएगा, इसको देख लीजिए। अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो क्या कट जाएगा, अगर हम इनका रेशियो लेते हैं तो यहाँ पर B से B कट जा रहा है, और इस तरह से, और B से B कट जा रहा है इस तरह से। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ रहा है mp/mα × Q∝/qp। और आप इसमें इनके द्रव्यमानों को रख देंगे तो Tp/T अल्फा का मान 2/4 आ जाएगा, और 2/4 को काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो प्रोटॉन और अल्फा कणों का जो आवर्तकालों का द्रव्यमान है, आवर्तकालों का जो मान है वो 1/2 आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉपी कलम लेकर के बैठिए, क्वेश्चन को नोट भी कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए, तब आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएंगे। चूंकि पूरे पेपर का क्वेश्चन है इसलिए समय लगता है और वीडियो लंबा हो जाता है, इस नाते इसको जो है जितना संभव हो पा रहा है उतना बताया जा रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक प्रकाश वैद्युत क्षेत्र से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव का मान भी प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3r दूरी पर रख दिया जाता है तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने उत्तर को स्पष्ट भी कीजिए। तो कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत रहते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम इसका पहले एक्सप्लेनेशन ही कर देते हैं। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण से यदि दूरी को r के स्थान पर 3r कर दिया जाए तो आपतित प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि दूरी बढ़ाएंगे तो कम मात्रा में प्रकाश पड़ेगा तो तीव्रता कम हो जाएगी। जैसे कि आप कहीं पर दूर खड़े हो और बल्ब के प्रकाश को वॉच करें तो आपको प्रकाश कम दिखता है, तीव्रता कम हो जाती है। दूसरी बात है कि हम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का एक पार्ट होता है कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो E × V0 के बराबर होती है, जहाँ V0 निरोधी विभव होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को आगे ले चलें तो
हमको एक कुल मिला के एक्सप्लेन करना था। यहाँ पर बताया गया यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आप लोगों ने लियोनार्डो मिल्टन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम दिए थे, उसमें तीव्रता के नियम दिए गए थे। उसमें एक नियम बताया गया था कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होता है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, निरोधी विभव पर निर्भर करती है, लेकिन तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। चाहे तीव्रता कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर दूरी को ज्यादा रखेंगे तीव्रता कम हो जाएगी, तो तीव्रता पर निर्भर ही नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में एक निश्चित आवृत्ति के लिए निरोधी विभव पर निर्भर करती है, अतः निरोधी विभव पर तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। चित्र में दिखाए गए आवेश के एक निकाय बनाया गया, उसमें कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपको +2Q देख लीजिए, इसमें क्या क्या है, चित्र को देखने से पता लगेगा। यहाँ पर +2Q -Q और Q, तो इसके और इसके बीच में निकालना है, इसके और इसके बीच में निकालना है, इसके बीच में निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और सबको जोड़ देना है तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। ये हमारा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको अगर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए कि जो कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकलेगी U = U1 + U2 + U3। अब आप इसमें मैंने बता दिया है चित्र में पहले से कि इसमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर ये पहले दूसरे के लिए हो गई, ये दूसरे तीसरे के लिए हो गई, तीसरे पहले के लिए हो गई। इनको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, -2Q²। इसी प्रकार से इन तीनों का मल्टीप्लाई भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2Q² अपानी और -2Q² अपानी दोनों जुड़ करके -4Q² अपानी हो जाएगा। कुछ समान चिन्ह जुड़ जाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। बड़ी संख्या कोई इसमें है नहीं, माइनस में आएगा, Q² अपानी आ गया। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4Q² + Q², जिसको करेंगे तो -3Q²। तो माइनस पहले लगा देंगे यहाँ पर और ये हमारा आंसर आ जाएगा -1/4πε0 × 3Q² अपानी जूल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथे कक्षा। परस्पर लंबवत रखी r त्रिज्या की 2 सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा I प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। अगर हम इसकी बात करें कि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पर कुंडली में I धारा प्रवाहित करने पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे, चित्र बना हुआ है और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र F² + F² होगा। जैसे मान लीजिए कि ये चित्र है, इसको हम और क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बल लग रहा है, तो इधर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। यहाँ पर बल F लग रहा है, ये F हो गया, ये F हो गया, तो ये कुल मिला करके F√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे और आगे चल करके यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो कुंडली पर लगने वाला अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण होगा τmax = F × d होगा। तो F × d का मतलब हुआ कि F√2 हमारा आ गया रिजल्टेंट F√2 निकला यहाँ से अभी, और इसके बाद × b sin थीटा, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर आया √2 × IBL × b sin थीटा, और √2i बाहर ले लेंगे, यहाँ पर √2i बाहर ले लेंगे और L × b sin थीटा हो जाएगा। और L × b sin थीटा के बाद हम लोग इसमें L × b sin थीटा × b यानी हो जाएगा √2i पाई r²b। लेकिन जो τmax है यानी अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान होता है mb। तो आपको τmax की 2 इक्वेशन यहाँ पर मिलेंगी, इसको देख लीजिएगा। एक इक्वेशन मिलेगी √2i पाई r²b और दूसरा मिलेगी τmax = mb। इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों τmax के मान हैं, इनको जैसे बराबर करेंगे वैसे हमारे पास मिल जाएगा mb = √2i पाई r²b। और इसके बाद ये हमारा जो है चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बलून के आघूर्ण को कैलकुलेट कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम यहाँ पे बनाया गया है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को आप देख पा रहे हैं। परमाणु जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है अपनी उत्सर्जन संक्रमण कर रहा है, अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। यहाँ पर दिया गया किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है। स्तर C से A की ओर।
यहाँ पर ए बी सी ये 3 कॉलम दिए गए हैं। सी से ए की ओर का उत्सर्जन संक्रमण 1000 एंगस्ट्रॉम, सी से ए का माने यहाँ से यहाँ का 1000 है, और सी से बी का यानी यहाँ का ये है 5000 एंगस्ट्रॉम, ये 5000 एंगस्ट्रॉम है। इसके बाद कह रहे हैं कि बी से ए के संक्रमण की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, यानी आपको ये निकालना है कि बी से ए के बीच में क्या होगा। ये दोनों चीज़ें दी गई, यानी ये दिया गया है और ये दिया गया है, हमको ये वाला निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको निकालेंगे कैसे। इसके लिए हम यहाँ पर पहले सी से ए और सी से बी की आप जानते हैं कि यहाँ पर जैसे सी से ए का निकालना है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि अगर हम सी से ए का निकालते हैं तो इसका मतलब होता है सी से बी और बी से ए। इस तरीके का बात समझ में आता है, यानी पूरा संक्रमण सी से ए वाला जो है वो पहले सी से बी की ओर होगा, फिर बी से ए की ओर होगा। इन दोनों संक्रमणों का योग करना है हमको। तो यहाँ पर किसी भी संक्रमण से प्राप्त ऊर्जा जो होती है Sc/λ होती है। यहाँ पर आपने मान रख लिया, सी से ए वाला Sc/1000 दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए 1000 दिया गया है। इसके बाद Scf/5000 दिया गया है सी से बी की ओर, और इसका हमको निकालना है Sc/λ। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे मान हैं, Sc के मान हमको ऑलरेडी पता रहते हैं। Sc कॉमन निकाल के काट देना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो Sc जब कॉमन निकाल के काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/1000, यहाँ पर 1/5000 और यहाँ पर 1/λ, क्योंकि Sc कॉमन निकल करके दोनों तरफ से कट गया तो एक बचा उसके स्थान पर उसका गुणांक। और जब इसमें 1/λ की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 1/1000 माइनस 1/5000 हो जाएगा, जिसका हम एलसीएम ले लेंगे, 4/5000 हो जाएगा। और जब 1/λ का मान है, जब लैम्डा का मान निकालेंगे दोनों तरफ उल्टा कर देंगे तो 1/λ हो जाएगा और 4/5000 5000/4 हो जाएगा, जिसको हल करेंगे 1250 एंगस्ट्रॉम हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। फिलहाल 1250 एंगस्ट्रॉम जो है ये हमारा निकल आया कि जब बी से ए की तरफ आएंगे तो हमारा उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य प्राप्त होगा। तो एक बात इसमें और है कि आपको एक बार क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंगस्ट्रॉम को मीटर में क्यों नहीं बदला गया। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कभी कैंसिलेशन यूनिट होती है, जैसे कहीं पर कट रही हैं या आमने सामने कट रही हैं, अगर हम यहाँ पर मीटर में रखे होते तो ये मीटर होता। देखिए मैं बता देता हूँ, ये मीटर होता और यहाँ पे मीटर रखते, यहाँ पे मीटर रखते, तो इसको भी मीटर में रखना पड़ता, तो हमारा मीटर में आंसर निकला, जिसको बाद में हमको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ता है। कुल मिलाकर के मीटर कॉमन निकल के, जैसे Sc कॉमन निकल के कट गया था, वैसे मीटर भी कॉमन निकल के, यूनिट भी कटती है, यूनिट भी समान रूप से कटती है, तो कटी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में ही हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर हमने एंगस्ट्रॉम में इसीलिए इसको रख दिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज है, इसके पंखा फैलाव L मीटर है और यह 20 मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर दिशा से उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E वोल्ट हो तो उस स्थान का नमन कोण ज्ञात कीजिए। फिलहाल ये क्वेश्चन अब कट गया है यूपी बोर्ड से, लेकिन ये आपके सामने है, इसको आप लगा लीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, E इक्वल टू VB इंटू VL और BB बराबर BH tan थीटा, H इक्वल टू tan थीटा, इस तरीके का। फिलहाल 2023 का है तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है, अब इसको देख लीजिए और लगा लीजिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 5वें का खा, चित्र में प्रदर्शित AB के तार का प्रतिरोध 12000 ओम है, उसके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। वोल्ट मीटर B का प्रतिरोध 6000 ओम है, तार पर बिंदु C और बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम प्रश्नानुसार लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि क्या क्या हमको दिया गया है। यहाँ पर A और B के बीच का प्रतिरोध दिया गया है, A और B के बीच का प्रतिरोध 12000 ओम दिया गया है। A और C के बीच का जो है 12000/4 उसने बताया है कि 1/4 है, इसलिए 12000 में 4 से भाग दे देंगे 3000 ओम आ जाएगा। और B का प्रतिरोध जो है 6000 है और B और C का 9000 है। अब हमको A और C के बीच का प्रतिरोध निकालना है, चूंकि समांतर क्रम है और समांतर क्रम होगा तो इसमें प्रतिरोध जो है आपको पता होगा, समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर R1 और R2 का वैल्यू उसी प्रकार से रख देंगे जैसे वो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो आपके पास जो है ये आ जाएगा 3/6000 यानी 1/2000, यानी R डैश का मान हमारे पास आ गया 2000 ओम। तो ये इस तरीके का सवाल था। और इसके बाद आपको तार AB के बीच प्रतिरोध निकालना, तो क्या क्या निकालना है इसमें पूरा देख लीजिए। पहले आपको AC के बीच प्रतिरोध निकालना है, फिर AB के बीच निकालना है, फिर इसमें प्रवाहित धारा निकालनी है, फिर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ओम के नियम से B बराबर I R डैश आ जा करके निकाल लेंगे। R डैश आपने यहाँ से 11000 ओम निकाला है, तो
यहाँ पर I इक्वल टू V/R से धारा निकाल लेंगे, 1/50 एम्पियर आ जाएगी। सारी चीज़ों को यहाँ पर रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पांचवें की घा पे चलते हैं। पांचवें की घा में एक पारदर्शी गुटके का चित्र बनाया गया है। वहाँ पर एक आपतित किरण दिखाई पड़ रही है। ये आपतित किरण आपको देख रहे हैं 45 डिग्री पर यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। और इसके बाद ये कह रहा है कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कुल मिला के अपवर्तनांक पूछा है उसने, और इसने ये भी बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आपको पता है जब कहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में प्रकाश किरण जिस माध्यम में रहती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अगर सघन से सघन में जा रही, सघन से विरल में जाए तो सघन में ही वापस लौट जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है इसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम स्नेल का नियम लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि चूंकि जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करे उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, इस कॉन्सेप्ट को हमको लेके चलना है। 45 डिग्री पर प्रकाश किरण यहाँ पर आई और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अभिलंब बना देंगे, एक अभिलंब यहाँ पे बना देंगे। ये प्रकाश किरण यहाँ आकर टकराई और यहाँ से लौट गई। इसको हम लोग कहते हैं जैसे हीरा होता है हमारा, इसी तरीके से चमकता है। प्रकाश किरण एक बार आ जाती है, उसके बाद वो बार बार उसी में परावर्तित होती रहती है। इस प्रकार का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें दिखाया जा रहा है। तो चित्र इस प्रकार का है। अगर इसको हम बात करें आगे कि यहाँ पर 45 डिग्री है तो ये, और ये पूरा कोण आपको पता होगा ये 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल बनेगा 90 - C। और यहाँ पर ये अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिस कोण पर, तो उसको हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। क्रिटिकल एंगल हो गया C। अब अगर हम स्नेल का नियम लगाते हैं तो स्नेल का नियम कहता है sin I/sin R। आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन लगाना है। आपतन कोण की साइन यानी यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया तो साइन 45 रख देंगे, और अपवर्तन को हमने R मान लिया है तो यहाँ पे R रख देंगे। और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। और साइन यहाँ पे चूंकि साइन 90 - C, इसको मैं फिर से मिटा करके दिखाता हूँ। ये 90 - C है अगर, तो ये भी 90 - C हो जाएगा, यानी R की जगह पर हम 90 - C रख देंगे। यहाँ पर हमने 90 - C रख दिया। साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, आपको ध्यान रखना है। साइन 90 - थीटा एक फार्मूला है इसमें, साइन 90 - थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये साइन 90 - C जो है ये कॉस C बन जाएगा नीचे जा करके। और हमारे पास ये लिखा आगे आंसर कि n का मान न्यूनतम होने पर कॉस C का मान अधिकतम होगा। तो n बराबर 1/√2 और कॉस का अधिकतम मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम मान 1 रख देंगे। n इक्वल टू 1/√2 हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवें का घा इसमें बताया गया है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरीके का सवाल दुर्लभ है कह सकते हैं इसको आप, कि जल्दी आपको मिलेगा नहीं। क्वेश्चन किताब में भी नहीं मिलेगा, तमाम प्रकाशन है जिनकी किताबों में नहीं दिया गया इस प्रकार का सवाल। उन्होंने कॉन्टेक्ट तो किया, लेकिन उसके बीच में अगर कोई पानी वगैरह भर दिया गया हो तो उसका हिसाब किताब ही नहीं बना पाए हैं, तो इन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया है। लेकिन बोर्ड में पूछा गया था तो इसको यहाँ आपको बताना था। यहाँ पर इन्होंने किया क्या है कि एक अवतल लेंस इधर लगाया गया है, एक अवतल लेंस इधर लगाया गया, इसके बीच में पानी भर दिया गया है। ये पानी भरने का कॉन्सेप्ट जो है अलग था। फिलहाल हमारे सारे कॉन्सेप्ट पीछे की तरह ही हैं। जब जो कॉन्टेक्ट एक लेंस को दूसरे लेंस के कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो क्या होता है, वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पानी होने की वजह से हमारा जो है सवाल का क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल गया है। अब अगर इसको हम लोग लगाने चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, NG का मतलब है ANG, एयर से ग्लास की तरफ, तो ये 3/2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है 3/2, और पानी का अपवर्तनांक दिया गया 4/3, और इसमें वक्रता त्रिज्याएं दी गई हैं 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ है। तो कहने का मतलब है 10 सेंटीमीटर इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, सब जगह जो एक कर्वेचर बन रहा है 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा, क्योंकि एक उभयावतल लेंस है, दोनों तरफ से उभयनिष्ठ सरफेस बन रहा है। इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर पहली स्थिति जब बनती है, पहली स्थिति का मतलब जो पहले लेंस की पहली स्थिति बनती है, तो उसमें आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड में हम लोग वक्रता त्रिज्या लेते हैं इस साइड में, तो ये वक्रता त्रिज्या हमारी माइनस होती है इस साइड की, इधर की प्लस होती है। अगर हम दूसरे सरफेस को लेंगे तो इधर की माइनस होगी, इधर की प्लस होगी। इस कॉन्सेप्ट को चलना है, यहाँ पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यही है। तो पहली स्थिति में R1 का मान -10 सेंटीमीटर, R2 का मान +10 सेंटीमीटर, क्योंकि बाएं साइड में अगर हम चिन्ह परिपाटी की बात करें तो लेफ्ट साइड में कोई भी हमारा जो मेजरमेंट होता है माइनस होता है, राइट में प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। और प्रकाश अगर आ गया है तो प्रकाश में हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट को भरपूर तरीके से लगाना है। और हम अब लगा देंगे लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला अगर लगाएंगे तो हमारा फार्मूला है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। चूंकि एयर टू ग्लास में यहाँ पर हो रहा है इसलिए हम ANG लगाएंगे, और NG का मान हमको दिया गया है 3/2, इसको यहाँ पर रख देंगे। R1 R2 का मान हमको ऑलरेडी पता है, इसको भी यहाँ पे हम रख देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो है
पहली परिस्थिति में फोकस दूरी का मान निकल आएगा। हालांकि आपको कॉन्टैक्ट लेंस में बताया जाता है कि दोनों परिस्थितियों में आपको इस प्रकार से फोकस दूरियों को निकाल लेना है। तो पहली परिस्थिति में फोकस दूरी हमारे इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे इस तरीके से मान रख करके, तो -1/10 आ जाएगा। यहाँ पर 1/f1 की वैल्यू है, तो f1 की वैल्यू निकालने के लिए पलट देंगे तो ये -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लोग इसको अपनी कापियों में नोट करते हुए चलिए। दूसरी स्थिति में फिर फोकस दूरी निकालेंगे। कुछ बदलाव होगा। पहला बदलाव होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर, यानी अपवर्तनांक पर बदलाव होगा। तो इन्होंने दूसरे पृष्ठ के लिए +1 लिया है, क्योंकि आपको पता है जो दूसरी सतह की सरफेस आएगी इस साइड की बात आएगी तो यहाँ पर प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा +10। तो ये वही कहानी है इसमें, और इसको आप कर देंगे +10 और यहाँ पर भी कर देंगे +10, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस हुआ है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ है। तो ये 2/10 हो गया, ये चीज़ 2/10 हो गई, और 2/10 को मतलब कह सकते हैं 1/5। तो ये आ गया 4 में से 3 गए 1/3 और 1/5 1/15, तो f2 बराबर 15 सेंटीमीटर आया। अब हमको क्या करना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेनी है। आप इसमें बार बार फोकस कर रहे हो कि इसमें पानी का कोई रोल नहीं है। तो पहले देखिए सवाल कैसे लग रहा है। चूंकि पानी बीच में फंसा हुआ है दोनों लेंसों के, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। हम आप निकाल लेंगे, दोनों की फोकस दूरी हमारी निकल आई है। तो आगे चल के हम बढ़ेंगे और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे। 1/f = 1/f1 + f2 + 1/f3। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छा है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा जल के लिए, ये चीज़ बहुत कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर इस सवाल को लगाने पर गलत हो जाता है। इसकी वजह है कि अधिकांश जो सॉल्वर होते हैं उन्होंने 1/f1 1/f2 लगाया है, लेकिन 1/f3 नहीं लगाया है। चूँकि आपको पता है कि हमारा फिगर इस तरीके का है और इस तरीके का है। यहाँ पे दोनों अवतल लेंस हैं और इनके बीच में पानी भरा है। तो यहाँ पर एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस पानी हो गया, तीसरा सरफेस ये हो गया। तो पहला अवतल लेंस, दूसरा अवतल लेंस और तीसरा बीच में, ऐसा मान के चलते हैं। तीनों की फोकस दूरी आपको कंबाइन करनी है, तब आपका आंसर आएगा। अधिकांश लोगों का लगाया है, अधिकांश लोगों का आंसर जो है अंसाल से मैच ही नहीं करता है। इस क्वेश्चन में यही देखने में आया कि अधिकांश लोगों ने सवाल लगाया, लेकिन उनका जो आंसर है वो आंसर में दिए हुए आंसर से मैच ही नहीं करता, क्योंकि उन्होंने 1/f3 नहीं लगाया है। केवल 2 सरफेस ले लिया, अवतल पे ध्यान दे दिया। मैंने बताया था कि पानी होने के कारण आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर कुल के 3 लेंस बन रहे हैं। एक लेंस पानी ही बना रहा है, क्योंकि बीच में फंसा हुआ है पानी। तो एक अपवर्तन की जिम्मेदारी पानी की भी है, दोनों अवतल लेंस किनारे पर लगे हुए हैं। इसको ध्यान में देते हुए चलना है। इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया है, -1/10, 1/15 और 1/10, इसको निकाल लिया आपने। और आपके बाद जो है इसको रख देना है। ये आपके पास संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकल आई, और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकल आई तो उसके बाद क्षमता निकालने में कहाँ टाइम लगता है। क्षमता को अगर सेंटीमीटर में निकालना चाहें तो आपको पता है 100/f फार्मूला होता है। f का मान निकाल चुके हैं आप। इसको यहाँ पे रख देंगे -30/4, तो 400/30 माइनस का आ जाएगा, और 40/30 काटने पीटने पे आ जाएगा। और इसको हम लोग दशमलव में निकालेंगे तो -13.3 आएगा। इसको डायोप्टर में बता देंगे, क्योंकि क्षमता हमेशा डायोप्टर में निकलती है। अगला 6वां क्वेश्चन है यंग के द्विस्लिट प्रयोग का। क्वेश्चन अच्छे आए हैं इसमें। कुछ क्वेश्चन आए जो यूनिक है, जैसे अभी क्वेश्चन सॉल्व किया गया, यूनिक क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें एक यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसका न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपको इसको समझना पड़ेगा। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम और 6वें की घात के अथवा में आया था, तो हमने पूरा सॉल्व किया है, इसमें अथवा भी नहीं छोड़ा गया है। तो 6000 एंगस्ट्रॉम और 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर, ध्यान रखिए मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। ये तो ठीक है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ऐसे करके दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन है, और यहाँ पर दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए केंद्रीय उच्च से अदीप फ्रिंज की दूरी, फिर 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य से केंद्रीय उच्च से तृतीय दीप फ्रिंज की दूरी, फिर केंद्रीय उच्च से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप फ्रिंजें संपाती हो। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जिनको आपने समझा कि इसमें क्या क्या हमको करना पड़ेगा। इस पर विचार कर लीजिए और कैसे लगेगा इसको सोचिए, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल लगेगा कैसे। पेन लेकर तैयार हो जाइए। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, क्या क्या हमको दिया गया है। तो यहाँ पर λ1 का मान 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया। हमने बताया था कि एंगस्ट्रॉम में है तो मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आ गया 6 × 10⁻7 मीटर। क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो ऑलरेडी है, तो +3 और -10 -7 होता है। इसी प्रकार से λ2 निकाल लेंगे। दूरी जो है मैंने बताया था कि मिलीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे, 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और जो
स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी हो 1 मीटर है। डी जो है दुख रेखा छिद्रों के बीच की दूरी होती है। मैं आपको बता दूं यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें ये दुख रेखा छिद्र होते हैं और इनके बीच की दूरी जो है स्मॉल डी होती है और यहाँ पे पर्दा लगाया जाता है और इसके बीच की दूरी जो है कैपिटल डी होती है। इसको आप समझ लीजिएगा, दोनों दूरियां हैं, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अब इसमें आपको सूत्र लगाने हैं। यहाँ पर आपको याद होगा कि ये डेरिवेशन तो इसका कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका सूत्र जो है वो आपको याद रख के जाना है। और हमने मॉडल पेपर में भी इसको लगवाया है। मॉडल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आए थे जिसमें बताया गया था कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट से अदित फ्रिंज की दूरी क्या होगी। मैंने इस प्रकार से पूरा आपको समझना है कि अदीप की क्या होती है। तो अदीप की दूरी होती है m-1/2 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। स्मॉल डी और कैपिटल डी को आप पहले ही जान चुके हैं। स्मॉल डी माने जो है होती है स्रोत से पर्दे की दूरी, माने द्वि स्लिट से पर्दे की दूरी, और डी जो होती है द्वि स्लिट के बीच की दूरी होती है। इसको आपने यहाँ पर रख दिया। क्या क्या आपको मिला हुआ है इसको आपको देख लेना है। यहाँ पर m का मान जो है 2 है। कौन सी फ्रिंज निकालने जा रहे हैं? दूसरी। तो ये हो गया 2 -1/2 और डी का मान आपको पता है 6 × 10⁻⁷ इंटू डी का मान 1 मीटर है और लेमडा का मान है 6 × 10⁻⁷ निकाले हैं आप जब मीटर में कन्वर्ट किए थे, और 10⁻³ जब आप लिख लेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो आपने इसको नोट कर लिया। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए 2, 4 में से 4 - 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर 3/2 आ गया और 6 × 10⁻⁴ यहाँ पे 2/3 6 भी कट गया और 9 × 10⁻⁴ मीटर आया। बहुत कम में आ रहा है, 10⁻- में आ रहा है। इसको आप लोग मिलीमीटर में फिर कन्वर्ट कर देंगे। जैसा गाल वैसा तमाचा। जैसे वो कह रहे हैं कि मिलीमीटर में हमने दिया है तो हम भी मिलीमीटर में बता देंगे। तो ये हमारे पास आ गया x का मान, माने दूसरी अदित फ्रिंज की दूरी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है केंद्रीय उच्चिष्ट से तीसरी अदित फ्रिंज की दूरी। फिर वही फार्मूला लगाएंगे m2 d λ2 अपॉन डी। तो इसको लगाएंगे और यहाँ पर d और स्मॉल d का मान भर लेंगे। λ2 का मान हमको ऑलरेडी दिया है और तीसरी माने m का मान 3 रख देंगे और ये रखते हुए चले जाएंगे। इसमें हमारे पास आ जाएगा 1.5 मिलीमीटर। उसी तरह से आएगा जैसे मीटर में आया था, उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आगे इन्होंने कहा है द्वित फ्रिंजों को संपाती होने पर। जब द्वित फ्रिंजें संपाती हो जाएंगी तो दूसरा तीसरा सब एक जगह पे आ जाएगा, ये समझ लीजिए। द्वित फ्रिंज संपाती होंगे तो md λ1 अपॉन डी और md λ2 अपॉन डी ये बराबर हो जाएंगे। और जब बराबर करेंगे तो आपका स्मॉल डी कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल डी कैंसिल हो गया और यहाँ पर कैपिटल डी कैंसिल हो गया, यहाँ पर स्मॉल डी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा m1 λ1 = m2 λ2, m1 अपॉन m2 = λ2 अपॉन λ1 और ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ अपॉन इतना, तो 5/6 आ गया। तो 5वीं 6वीं द्वित फ्रिंज संपाती होगी। यहाँ पर ये निकल करके आ गया m1 और m2 बराबर 5/6 से हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ गया है, लेकिन आपको ये उम्मीद करता हूँ कि दिखाई पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। कोई पेज ब्लर आ जाते हैं तो जब पीडीएफ बनता है तो पीडीएफ बनाते समय कभी कभी ये ब्लरिंग हो जाती है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें चित्र में 2 समांतर धारावाही चालक बताए गए हैं। इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2 धारा बह रही है और धाराओं की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं, ऐसा बताया गया। ये दिशा बह रही है, इधर बह रही है। और इसके बाद कह रहे हैं कि अगर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाए तो चालक Y पर धारा 10 एम्पियर हो जाती है। तो चालक X पर धारा क्या होगी, यानी हमको ये पता करना कि इस चालक पे कितनी धारा होगी जबकि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। और ये दिया गया है दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये जो बिंदु P है यहाँ पर इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। ये पूरा करके दिया हुआ है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि जो चित्र दिया गया उसमें I1 बराबर चित्र बनाया गया है, उसमें आप मान लीजिएगा 10 एम्पियर और R2 का मान दिया। I1 निकालना है और R1 का मान जो है यहाँ से दूरी 10 और 5 मिलाएंगे तो ये 15 हो जाएगी। ये 10 है और ये 5 है तो 15 हो जाएगी। तो यहाँ पे 15 रखा गया है और ये सेंटीमीटर है चूंकि, तो इसको मीटर में बदल देंगे 10⁻² करके। ये आप लिख लीजिएगा। तार Y में प्रवाहित धारा μ0/2 π × I1 अपॉन R1। तार X में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो जाएगा μ0/2 π × I2 अपॉन R2। ये दोनों हो जाएगा। चूंकि बता रहा है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 है, यही से हमको फायदा लेना है। ये क्यों 0 दिया था, बड़ा फायदा की चीज थी। माने इसमें ये बताया गया कि जैसे अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारा Bx है और जो By है इसका मान इतना इतना होगा, क्योंकि B का फार्मूला होता है μ0/2 π
इंटू आई अपान आर, ये हमारा बी का फार्मूला होता है। अगर हम इसको बात करें कि परिणामी है तो इसका मतलब परिणामी शून्य, इसका मतलब इन दोनों को घटाएंगे तो 0 आएगा। और हम ये जो दोनों फार्मूले निकले हैं इधर से, इन दोनों को यानी बी एक्स माइनस बी वाई बराबर 0 हो जाएगा, तो बी वाई बराबर बी एक्स हो जाएगा। जब बी वाई बराबर बी एक्स करेंगे तो काफ़ी चीज़ें इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप देखिए इसमें क्या क्या कट गया, और सवाल का हमारा जो है नक्शा ही बदल जाता है जब ऐसा हो जाता है। तो जब बी एक्स बराबर बी वाई करेंगे तो म्यू नॉट अपान 2 पाई दोनों साइड से कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा I1 अपान R1 इज इक्वल टू I2 अपान R2। और जब इसकी वैल्यूज रखेंगे हम लोग, I1 की वैल्यू रख देंगे और R1 की रख देंगे, I2 की रख देंगे, R2 की रख देंगे, तो I हमको प्राप्त हो जाएगा। हमको यही I चाहिए था कि जो पहला तार है उसमें कितनी धारा बह रही है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद हम देख रहे हैं कि 15 दूनी 30 यानी 30 एम्पियर की धारा हमको यहाँ पर मिल जा रही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 7वां। वीडियो लंबा हो जाता है काफ़ी जब हम आंसर ही सॉल्व करते हैं, चूंकि पूरा पेपर 3 घंटे का होता है तो कम से कम 1 से सवा घंटे का न्यूमेरिकल होता है। तो अगर उसको हम लोग 30-35 मिनट में कवर करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसको समझना चाहिए आपको, और इसको जो है इसीलिए कह रहे हैं कि आप वीडियो को रोक करके आप उसको समझ लीजिएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो ऐसा नहीं होता, उसको सॉल्व करने में भी समय लगता है, और उसका एक्यूरेट आंसर जो आंसर में दिया गया उसको निकालने में भी लगता है। मैंने आपको बताया था अभी इस प्रकार का बात, इस प्रकार का मसला बताया था कि लोग निकाल रहे थे लेकिन आंसर का आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। तो जो बीच में लेंस था उसमें पानी भरा हुआ था, तो पानी का भी एक लेंस बना था, उसको भी कैलकुलेट करना था, वो चीज़ छूट गई थी। ऐसा होता है। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, यदि 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन संलयित होकर के एक लिथियम नाभिक बनाते हैं तो कितनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होगी। इन्होंने ये सब दे रखा है पूरा, इसकी जहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग लेंगे। फिलहाल प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, आप देख लीजिए इसमें सब दिया हुआ है, और इनको हम लोग आगे इसको यूज़ करेंगे। देखिए इसमें आगे क्वेश्चन को लगा रहे हैं, 4 न्यूट्रॉन दिए गए और 4 प्रोटॉन दिया गया। तो 4 न्यूट्रॉन का मतलब 1 न्यूट्रॉन का जितना होता होगा उसका 4 गुना, तो 1 न्यूट्रॉन में इतना होता तो 4 गुना हो जाएगा, 4.03 तो 4 6 8 ऐसे करके 3 में 1 में इतना होता है तो 3 में 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे 4 3 7 7 इतना लगभग एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा। लिथियम नाभिक का द्रव्यमान हम लोग जानते हैं, लिथियम का फार्मूला होता है 3Li7 दिया हुआ उन्होंने, फिलहाल अपने मन से नहीं लगाएंगे, 7 के आसपास होता है। तो 7.01436 एटॉमिक मास यूनिट जो लिथियम नाभिक का द्रव्यमान है वो हमको यहाँ से मिल गया है। अगर हम आगे क्वेश्चन की बात करें तो हम इसमें निकालेंगे कि जो हमारी द्रव्यमान क्षति हो कितनी आ गई है। द्रव्यमान क्षति का मतलब ये हुआ कि जो हमारा न्यूक्लियनों का वास्तविक द्रव्यमान है और परमाणु का द्रव्यमान है, दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे तो हमको द्रव्यमान क्षति का पता लग जाएगा। अगर हम द्रव्यमान क्षति को निकालना चाहते हैं तो दोनों द्रव्यमान जो हमारे आए हैं उनको घटा लेंगे। 4 न्यूट्रॉन 4 प्रोटॉन का द्रव्यमान। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये आपका नाभिक हो गया, नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसको ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियन कहा जाता है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा, न्यूक्लियन, इसको आपको समझना है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो नाभिक जो होता है हमारा बीच वाला पोर्शन ही नाभिक है, तो नाभिक का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कारण होता है। लेकिन जो वास्तविक द्रव्यमान होता है उसमें से जब इसका न्यूक्लियन का द्रव्यमान निकालते हैं तो कुछ हमको पता लगता है कि कुछ हमारा द्रव्यमान लॉस हो गया, उसी को हम लोग द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो द्रव्यमान क्षति में पहले द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे, उसके बाद तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जिंदाबाद है। फिलहाल द्रव्यमान क्षति हमारी निकल गई, दोनों को जब हमने घटाया तो घटाने के बाद हमारे पास आ गया 0.04216। सवाल अपने आप में आसान है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जो पहली बार लगाएगा उसको दिक्कत पड़ेगी। अब हमको क्या करना है, द्रव्यमान क्षति में मुक्त ऊर्जा को कैलकुलेट करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें E=m और 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माने ये फिक्स ऊर्जा होती है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, इतनी ऊर्जा हमारी मुक्त होगी। अपने आंसर पेपर से इसका आंसर ही मिला लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया गया है, व्हीट स्टोन ब्रिज के सवाल आप लोग लगाए होंगे, जिसमें सूत्र लगता है P/Q = R/S, आप इसको जानते हैं। यहाँ पर एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना है, इसमें ABCD इस प्रकार से 4 भुजाएं हैं और ये विकर्ण हो गया। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जानते हैं कि संतुलन की अवस्था में क्या होता है, विकर्ण में कोई धारा नहीं बहती, ना इधर बहेगी ना इधर बहेगी, दोनों में कोई धारा नहीं बहती। ये हम व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की कंडीशन को जानते हैं। फिलहाल इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लगना है, ये तय है, और इसको लगाएंगे तो P/Q = R/S हो जाएगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे P/Q को तो यहाँ पर 100 है, देख लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, 100/10 का रेशियो हो, ये देख लीजिए। और इसी प्रकार से नीचे है यहाँ पर 60, यहाँ पर 5, इसको यहाँ लिख लिया। दोनों के रेशियो समान नहीं है।
अगर सेतु संतुलन की अवस्था में होता है तो दोनों रेशियो P/Q का रेशियो और R/S रेशियो समान होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं 100 में 10 से भाग देने पर और 60 में 5 से भाग देने पर दोनों रेशियो समान नहीं होगा। इसमें 10 दामा 100 आएगा, इसमें 12 पंचे 60 आएगा, इधर 10 आ रहा है उधर 12 आ रहा है, समान नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि क्लियर बता देंगे कि भाई संतुलन सेतु जो है हमारा संतुलित नहीं हुआ है, और संतुलित नहीं है तो इसमें धारा जब बहेगी, इसमें फिर विकर्ण में भी धारा बहेगी। यानी आपको ये दिया नहीं गया था कि सेतु संतुलन में है कि नहीं, और आपको ये पता है अगर इस संतुलन में नहीं तो इसमें विकर्ण में धारा जरूर बहेगी। क्योंकि आमतौर पर अगर सेतु संतुलन में अगर यही P/Q = R/S आ गया होता, बराबर आ गया होता, जैसे यहाँ 10 है इस साइड भी 10 आ गया होता, तो धारा बहती, धारा नहीं बहती विकर्ण में। यानी इसको हमको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, लेकिन अब हमको कैलकुलेट करना पड़े क्योंकि धारा बहेगी। इसने कह दिया कि संतुलन की अवस्था में नहीं तो विकर्ण में धारा बहेगी। तो यहाँ पर दो पास बनेंगे। यहाँ पर मैंने पास मैं समझा देता हूँ। किरचॉफ का नियम लगाने के पहले सवाल बड़ा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 9वां सवाल है तो बड़ा होना भी चाहिए, इसको लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत समझ करके बहुत सिंसियरली लगाना है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर अब आपको मैं बता दूं कि ये जो धारा चल रही है यहाँ से I धारा आ रही है, और जब आएगी तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमेगी धारा, तो एक पास बन जाएगा ये। और इसी तरह से जो धारा जब इधर से जाएगी तो एक ऐसे करके ऐसे लौट करके फिर ऐसे आएगी, तो ये हमारी दूसरी धारा बन जाएगी। यानी हमारे पास यहाँ पर कई बंद पास बनेंगे। फिलहाल हम दो बंद पास जो हमने दिखाया इसमें डायग्राम में, इसको लेंगे और बंद पास में लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? जो प्रतिरोधों और धाराओं का जो गुणनफल होता है वो संगत विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देंगे और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए कैसे किरचॉफ का नियम लगाया गया है। यहाँ पर देख लीजिए ये दिया गया है 100, इसको मैं समझाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर लिखा है 100, यहाँ देखिए ये लिखा है 100 और इसमें धारा बह रही है I1, तो हो जाएगा 100 गुणित I1। इसी तरह से यहाँ पे I2 धारा बह रही है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 60 × I2 और माइनस IG = 0। तो ये आपका पहले पास का कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर देख लीजिए 15 IG - 60 I2 = 0। यहाँ पर IG का प्रतिरोध दिया गया है। IG का मान ज्ञात करना है 15 एम्पियर, ये लिखा है यहाँ पर। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ये 15 कहाँ से दिया गया इसको समझा देते हैं आपको। ये 15 यहाँ पे लिखा है। धारा मापी का प्रतिरोध G = 15 ओम। अब क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिस्टम था, इसमें सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं था तो विकर्णों में भी धारा बहने लगी, और धारा विकर्णों में बहने के कारण हमारे पास किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर एक इक्वेशन प्राप्त हुई। और ये इक्वेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगी हुई है। इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन हमारी लगी और हमारे पास आ गया 100 I1 - 15 IG - 60 I2 = 0। दोनों तरफ आप देख रहे हैं 5 से भाग जा रहा है, तो 5 से भाग देने में छोटा हो जाता है सवाल। भाग दिया आपने, 20 पंचे 100, 5 3 15, 12 पंचे 60, इस तरह छोटी इक्वेशन बन गई। आपको मैं बता दूं कि ये जो है रैखिक समीकरण बनने वाले हैं जिनको हल करना पड़ेगा। दूसरा बंद पास ले लेंगे और इसी प्रकार से किरचॉफ का नियम लगा देंगे। वीडियो को स्किप करके आप जो है वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पूरा नोट करते जाइए। इसी प्रकार से ADCA जो हमारा जो है उसमें भी एक लगा देंगे किरचॉफ का नियम। इसकी वजह है कि हमारे यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं I1 I2 I3, इसलिए हमको 3 समीकरणों की जरूरत है। मैथ कहती है कि जितने वेरिएबल होते हैं उतने समीकरण हमको चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा I1 I2 में एक इक्वेशन, ये I1 I2 और IG 3 वेरिएबल हो गए, तो एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण ये बन गई, और एक समीकरण और बनेगी जब हम ADCA में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। जब हम किरचॉफ का दूसरा नियम ADCA बंद पास में लगाएंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन और बनेगी। इनको आपको सॉल्व करना है, इत्मीनान सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व करने के बाद हमारे पास I2 धारा का मान आ जाएगा 63/2 × IG। फिर इसमें I2 का मान रख देंगे तो हमारे पास IG का मान निकल आएगा। यही IG का कैलकुलेट करने के लिए हमको इतना बड़ा सवाल लगाना पड़ा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और इसको आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, लगाना है। अगर एक बार ना समझ में आए दूसरी बार वीडियो देखेगा, तीसरी बार देखिएगा, लगाइएगा जरूर इसको, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और 9वीं में दिया गया जो अथवा में है। यहाँ पे कंडेंसर जोड़े गए हैं और कंडेंसर में संचित आवेश और विभवांतर की गणना कीजिए करके उन्होंने पूछा है। इस चित्र आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगी है और इसके बाद यहाँ पर तमाम प्रतिरोध लगे हैं। ये जहाँ पे स्मॉल r लगा रहता है इसको आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध समझना चाहिए। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। और
यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के कंडेंसर लगाए गए हैं। यहाँ पर ये 6 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध लगाए गए हैं, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। ये हमारा फिगर है जो दिया गया है, इसमें एक परिपथ उन्होंने दे रखा है, अंसार में आप देख सकते हैं परिपथ मिलेगा। पहले हम प्रवाहित धारा का मान जानेंगे। इस तरह का सवाल पिछले भी जो आपका बीवी सेट था उसमें भी इस प्रकार का सवाल आया था। उसमें बताया था मैंने कि जो प्रवाहित धारा होती है आई, उसका मान होता है B/R + R। सब मान दिए हुए हैं, इनको रख देंगे और आपके पास धारा 1 एम्पियर निकल आएगी। ए और बी के बीच विभवांतर निकालने के लिए आपको धारा चाहिए, धारा आपकी 1 एम्पियर निकल चुकी है और RAB माने ए और बी के बीच का प्रतिरोध 11 ओम है, इसको आप यहाँ पर रख देंगे तो आपको 11 वोल्ट मिल जाएगा ए और बी के बीच विभवांतर। अब आपको निकालना है कि ए और बी के बीच तुल्य धारा कितनी होगी। अगर हम तुल्य धारा की बात करें, तुल्य धारा की बात करें तो आपको पता है ये जो है ये श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में जो सूत्र होता है वो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। ये श्रेणी क्रम में सूत्र होता है। C1 का मान 2 है, C2 का मान 3 है। आप इसको देख कर रख दीजिए, क्योंकि जब दोनों को रखेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगा 3/6। 3/6 को आप सॉल्व करेंगे, 3 2 5, 5/6 आएगा। 5/6 को सॉल्व करेंगे 1.2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। अब आवेश की बात करें तो आवेश का फार्मूला होता है CV। C का मान आप निकाल चुके हैं 1.2 और गुणित 11 कर लेंगे, 13.2 माइक्रो कूलाम आपके पास आ जाएगा। अब इसमें पूछा गया है C1 और C2 के सिरों का विभवांतर कितना होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इसने पूरा पूछ लिया। तो C1 के सिरों का विभवांतर हो जाएगा V1 = 13.2/2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 13.2/2 तो 6.6 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद C2 के सिरों का विभवांतर Q/C2, यानी यहाँ पर Q/C1 और Q/C2 लगा देंगे। इसका फार्मूला होता है Q, देखिए कहाँ से निकाला है इन्होंने फार्मूला, Q = होता है CV, तो V = हो जाएगा Q/C। ये सूत्र है।